गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ई लेक्चर का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। लास्ट लेक्चर में हमने आर्हेनियस थ्योरी के बारे में बताया था, जिसमें हमने किसी भी अभिक्रिया का वेग ताप से कितना अधिक प्रभावित होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। आर्हेनियस ने ही कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी दिया था। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन, रिएक्टेंट डज नॉट पास डायरेक्टली टू प्रोडक्ट। यानी सक्रियण ऊर्जा की अवधारणा में हमें क्या पता चलता है कि कोई भी क्रियाकारक प्रोडक्ट में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो सकता। आर्हेनियस सजेस्टेड दैट बिफोर रिएक्ट कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट बी एक्टिवेटेड बाय absorbing minimum amount of energy called activation energy. As temperature increases, the number of such active molecules also increases. Thus, the minimum amount of energy required for the collision between the molecules to be effective is called energy of activation. तो आर्हेनियस ने क्या सजेस्ट किया कि क्रियाकारक तब तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है जब तक कि उसके पास एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा ना हो। उस निश्चित न्यूनतम ऊर्जा को उसने सक्रियण ऊर्जा का नाम दिया, और यह ऊर्जा ये अणु आपस में टकराकर आपस की टक्करों से ही प्राप्त करते हैं। और सक्रिय अणुओं की संख्या जितनी अधिक होती है, अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक होगा। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इन सक्रिय अणुओं की संख्या में भी वृद्धि होती जाती है। तो ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि सक्रिय अणु परस्पर टकराकर उच्च ऊर्जा युक्त एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो ऊर्जा मुक्त करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा को हम एक्टिवेशन की एनर्जी कहते हैं, जो क्रियाकारक अणुओं को क्रिया करने के लिए आवश्यक होती है और जो इन्हें आपस की पारस्परिक टक्करों से प्राप्त होती है। इसे हम एक पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के मध्य अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, इससे आसानी से समझ सकते हैं कि इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट और पोटेंशियल एनर्जी में ग्राफ प्लॉट करने पे इस तरह से ग्राफ आएगा। ये रिएक्टेंट है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट क्रियाकारक और इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इन दोनों की ऊर्जाओं के जो अंतर होता है, इन दोनों की ऊर्जा में जो अंतर है वही एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। इसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, EA। अब अभिक्रिया चाहे एक्सोथर्मिक हो अर्थात ऊष्माक्षेपी हो या ऊष्माशोषी हो, एंडोथर्मिक हो, कोई भी क्रियाकारक तब तक उत्पाद में नहीं बदलता है जब तक कि इस एनर्जी बैरियर को पार ना कर ले इसे। तो हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों अभिक्रियाओं के लिए ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं अलग अलग। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए, और ये एंडोथर्मिक यानी ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। एक्सोथर्मिक अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है उसकी जो एंथैल्पी है वो क्रियाकारकों की एंथैल्पी से कम होती है, और उसके संपन्न होने में क्या होगा, एनर्जी सराउंडिंग्स में रिलीज होती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो इस एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है, और इसीलिए एनर्जी सराउंडिंग्स में रिलीज होती है। जबकि एंडोथर्मिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी का मान होता है वो क्रियाकारकों की एंथैल्पी से अधिक होता है, और ऐसी अभिक्रियाएं के संपन्न होने के लिए वो सराउंडिंग से ऊष्मा का अवशोषण करती है। ऐसी रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा, उत्पाद की जो ऊर्जा होती है, प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है, वो एक्टिवेशन एनर्जी से
कम होती है, इसीलिए ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। अब हम देख रहे हैं कि चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, उसे ये एनर्जी बैरियर तो क्रॉस करना ही पड़ता है। तो किसी भी अभिक्रिया के होने के लिए क्रिया कारकों की ऊर्जा जब तक सक्रियण ऊर्जा के बराबर न हो तब तक प्रोडक्ट नहीं बनता है। और ऊर्जा अवरोध के शिखर पर ये जो उच्चतम ऊर्जा वाले अणु होते हैं उसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और किसी भी अभिक्रिया के संपन्न होने में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का बनना आवश्यक है। या हम कह सकते हैं कि कोई भी अभिक्रिया 3 पदों में पूर्ण होती है। क्रिया कारक पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फिर एनर्जी रिलीज करके प्रोडक्ट बनाता है। अब चूँकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी हाई होती है, अतः इसकी जो आयु है अत्यंत कम होती है। बनने के तुरंत बाद ही यह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यदि हम कैटेलिस्ट यूज़ करें तो किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक की उपस्थिति से हम इस जो एनर्जी बैरियर की ऊंचाई है इसे कम कर सकते हैं या एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकते हैं। तो कैटेलिस्ट की प्रेजेंस से एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम हो जाता है और वो अभिक्रिया बहुत ही कम ऊर्जा में ही संपन्न हो सकती है। तो उसके लिए जो ग्राफ है वो इस तरह से हो जाएगा। जो ग्राफ नॉर्मल रिएक्शन में इतना हाई था वो एक्टिवेशन कैटेलिस्ट यूज़ करने पर एक्टिवेशन एनर्जी का मान इतना कम हो जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी को हम 2 मेथड के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, 2 विधियों से निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। हमने अरेनियस इक्वेशन बताई थी k=a e⁻⁻ होती है। इस इक्वेशन या समीकरण का अगर हम लॉग लेते हैं बोथ साइड में तो ये इक्वेशन हो जाती है log k -EA/2.303 RT प्लस log A। ये अब अगर हम log k और 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं इस तरह से 1/t और इस एक्सिस पे हम लेंगे log k, तो उसका जो वो ग्राफ इस तरह से आता है और इसका जो स्लोप होता है वो स्लोप बराबर होता है -EA/2.303 R के। तो इस स्लोप से हम एक्टिवेशन एनर्जी EA का मान निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड है किन्हीं 2 तापों के वेग स्थिरांकों के द्वारा कि यदि हम किसी अभिक्रिया को 2 अलग अलग टेम्परेचर T1 और T2 पर दोहराते हैं तो उनके वेग स्थिरांकों के मान भी हमें K1 और K2 प्राप्त होंगे और इन दोनों K1 K2 और T1 T2 से हम एक्टिवेशन एनर्जी EA का मान निकाल सकते हैं। इन दोनों ही वैल्यूज़ को यदि हम अरेनियस इक्वेशन में पुट करें तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है log K2/K1 = EA/2.303 R मल्टीप्लाइड बाई T2 - T1 डिवाइड बाई T1 T2। तो इस इक्वेशन से हम एक्टिवेशन एनर्जी EA का मान निकाल सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का मान स्लो रिएक्शंस के लिए हाई होता है और फास्ट रिएक्शंस के लिए लो होता है। तो इस प्रकार हम सक्रियण ऊर्जा की वैल्यू इन दोनों ही फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे थ्योरी ऑफ कोलिजन। थैंक यू।